एक प्रकार से ये वाटर बॉम्ब नेपाल पे छोड़ा गया है। ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है। तो वहाँ जो हिम नदी में जो ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट होने के बाद चाइना ने इमीडिएट, आज तो हम ऐसे फास्ट कम्युनिकेशन में रहते हैं, नेपाल सरकार को तुरंत सूचना देनी चाहिए थी कि ऐसा ऐसी घटना हुई है और लोगों को सतर्क करें। जहाँ जहाँ बाढ़ आने वाली है, जहाँ जहाँ नदियाँ है, ये भोटे कोसी है, त्रिशूली है, नारायणी है, जो ये बड़ी नदी में जो प्रचंड बहाव आया है, ये बहाव की सूचना अगर समय पर चाइना नेपाल को देता तो शायद आज जो लोगों की जानें चली गई है उसमें कमी आती थी। नेपाल तो आज मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है और मुझे लगता है कि जो खूबसूरत चीज़ होती है उसको एक शाप लगता है। अगर ये 45 मिनट से पहले चाइना अगर नेपाल को इन्फॉर्म करता कि ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई है, आप सतर्क रहे, लोगों को सतर्क करें, तो शायद बहुत कम लोगों की जाने जाती, नुकसान कम होता। नमस्ते, म लोक गायक पुष्कर शर्मा। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ गोवा नेपाली टिभी। दर्शकबिन, यति बेला हामी अत्यन्तै दुःखद घडीमा छौँ। यति बेला नेपालको रसुवादेखि सुरु भएको बाढीले गर्दा देशमा धेरै नै अशान्ति फैलिएको छ, जताततै त्रास फैलिएको छ, धेरैको ज्यान गएको छ। यही विषयमा थोरै कुराकानी गर्न र केही सहयोग हुन्छ कि भन्ने एउटा आश बोकेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। भारतको गोवामा रहनुभएको वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, प्रभाकर ढकेसरसँग। उहाँ चाहिँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ, पत्रकार। उहाँसँग म थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु यो विषयमा चाहिँ। भिडियोलाई पूरा हेर्नुहोला। स्वागत है आपको। नमस्कार। अभी जो नेपाल में बहुत दुखद खबर आई है, तो ये इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत ही दुखद खबर है ये कि नेपाल जैसे सुंदर देश को तबाह करने वाली और उसकी जो नैसर्गिक सुंदरता है उसको तो ये घटना ने तबाह कर ही दिया है, लेकिन लोगों का रहना, वहाँ के मतलब घर गांव सब इस बाढ़ में चले गए हैं। लगभग 7 जिलों में, ये रसुआ जिलों से, जो नेपाल के रसुआ जिलों से ये बाढ़ शुरू हुई है, ये बाढ़ लगभग नेपाल के 7 जिलों को प्रभावित कर रही है। और नदी के किनारे जो लोग बैठे थे, जो गांव बैठे थे, उनको पूरी तरह से तबाह किया हुआ है। जो नेपाल से वीडियो आ रहे हैं वो देख रहा हूँ मैं जी। बहुत सारी जानें चली गई है, मतलब पशु हो, लोग हो, सब लोग, मतलब अभी तक 400 के ऊपर लोग लापता है और उनके कोई बचने का कोई चांस नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। 400 के ऊपर पर्यटक वहाँ गए थे, वो भी लापता है। भारतीय नागरिक भी है उसमें? हाँ, भारतीय नागरिक 105 कुछ तो भी पर्यटक वहाँ लापता हुए हैं। तो नेपाल पर ये जो नैसर्गिक नहीं बोल सकते इसको, मानव निर्मित आपदा है, क्योंकि चाइना जैसे एक बड़े कंट्री ने जो भी वहाँ अपने हिमालय में जो भी कुछ अपनी वारदातें शुरू की है, वो पूरे हिमालय को छेड़छाड़ करने वाली है। क्योंकि पर्यावरण दृष्टि से देखा जाए तो हिमालय, भारत और नेपाल, ये दोनों का रक्षिता है, प्रहरी है, और हिमालय की नैसर्गिकता बनाए रखना ये दोनों देशों की ज़रूरी है। लेकिन ये चाइना नहीं देखता कि वहाँ हम क्या कर रहे हैं। तो वहाँ जो हिम नदी में जो ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट होने के बाद चाइना ने इमीडिएट, आज तो हम ऐसे फास्ट कम्युनिकेशन में रहते हैं, नेपाल सरकार को तुरंत सूचना देनी चाहिए थी कि ऐसा ऐसी घटना हुई है और लोगों को सतर्क करें। जहाँ जहाँ बाढ़ आने वाली है, जहाँ जहाँ नदियाँ है, ये भोटे कोसी है, त्रिशूली है, नारायणी है, जो ये बड़ी नदी में जो प्रचंड बहाव आया है, ये बहाव की सूचना अगर समय पर चाइना नेपाल को देता तो शायद आज जो लोगों की जानें चली गई है उसमें कमी आती थी। लेकिन दुर्दैव है कि ये चाइना ने नहीं किया है और एक प्रकार से ये वाटर बॉम्ब नेपाल पे छोड़ा गया है।
ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है। और इस घटना में जो भी लोगों की जानें चली गई उसके प्रति मैं हार्दिक सद्भावना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी जी हेल्प किया है। इस बारे में सद्भावना व्यक्त की है, और जो भी भारत सरकार की ओर से हेल्प चाहिए वो भेजना शुरू कर दिया है। मैं आपके गोवा नेपाली टीवी के माध्यम से मैं गोवा सरकार को भी आह्वान करूंगा कि बहुत सारे हमारे नेपाली भाई बहन गोवा में रहते हैं, और बहुत सारे लोग ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से भी गोवा में हैं, तो उनको एक मैसेज देने के लिए, उनको एक सपोर्ट करने के लिए गोवा सरकार ने भी कुछ तो मदद नेपाल तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये आज के जो समय की ज़रूरत है। जिस संकट से नेपाली भाई बहन जूझ रहे हैं, वो संकट में अगर थोड़ा सा भी सहयोग हम गोवा से कर सके तो एक बहुत बड़ी मानवीय दृष्टि से एक अच्छी पहल होगी। हाँ बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद लेके आए थे कि आपके पास कुछ हेल्प हो जाएगा। गोवा सरकार को आप कुछ बोल सकते हो तो बोल दीजिएगा। जरूर जरूर, कि नेपाल सरकार ने जो राहत कोष इसके लिए बनाया है, वो राहत कोष के लिए मानवीय दृष्टि से, मतलब सिर्फ सरकार ही नहीं, एनजीओ है, आईएनजीओ है, ये सब ने मिलकर अब नेपाल के ये संकट की घड़ी में नेपाल के साथ रहना, नेपाली भाई बहनों को जो संकट आया है उस संकट की तीव्रता कम करने का सबने प्रयास करना चाहिए। ये आज समय की मांग है। जी, आपने आगे भी बोला कि अगर चाइना ने सही टाइम पे खबर कर दिया होगा तो ऐसा इतना नुकसान नहीं होता। बराबर। ये अमेरिका का जो एक रडार यंत्रणा है जिसे हम उपग्रह बोलते हैं, उससे खबर आ रही है कि नेपाल से 20 किलोमीटर दूर, जहां आपने बोला कि रसुआ जिले के पास, रसुआ जिला से शुरू हुआ था, वहां जो ब्लास्ट हुआ है, वहां से बाकी जिलों में आते आते बाढ़ को 45 मिनट लगा है। अगर ये 45 मिनट से पहले चाइना अगर नेपाल को इन्फॉर्म करता कि ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई है, आप सतर्क रहे, लोगों को सतर्क करें, तो शायद बहुत कम लोगों की जाने जाती, नुकसान कम होता। लेकिन दुर्दैव है कि ये चाइना ने नहीं किया है। तो चाइना का भी ये कर्तव्य बनता है कि उनकी वजह से ये दुर्घटना हुई है, उन्होंने इस संकट की घड़ी में नेपाल को मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, और जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान भरने के लिए चाइना ने आगे आना चाहिए। सर, आप तो नेपाल में भी गए हो। नेपाल को बहुत प्यार करते हो, ये तो सबको मालूम है। और नेपाल जाके जो अभी आप घूमे हो, दाङ काठमाडौँ करने के टाइम पे त्रिशुली नदी आता है, वो नदी अभी बाढ़ी ने सब कुछ भगा दिया है, कुछ भी नहीं है अभी उधर। तो आपका कुछ स्मरण, कुछ पल है ऐसा कि वो नदी में गया था, कुछ है? जरूर जरूर। नेपाल तो आज मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, और मुझे लगता है कि जो खूबसूरत चीज़ होती है उसको एक शाप लगता है। आज मुझे लगता है कि इस घटना की वजह से नेपाल को जैसा एक शाप लग गया है। इतनी सुंदर भूमि को ये बाढ़ निगल रही है। मैं जब नवंबर 2022 में नेपाल गया था, तब दाङ, रुकुम ये बाजू में, और काठमांडू, यहाँ सब घुमा हूँ। त्रिशुली नदी मैंने देखी है, नारायणी देखी है। आज मैं जो वहाँ से आ रहे वीडियो देख रहा हूँ, पूरे गांव के गांव ये बहाव के साथ चले गए हैं। मैंने जो चीज़ वहाँ देखी थी, जो निसर्ग देखा था, वहाँ जो नेचर की विविधता देखी थी, वो सबको ये बाढ़ ने निगल लिया है। और त्रिशूली का जो फेमस बाजार है, वो बाजार ही बोल रहे हैं कि पूरा क्या पूरा बह गया है। तो मुझे डर लग रहा है कि मैं फिर से नेपाल जाऊंगा तो ये चीज़ें मैं देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि पूरा बाढ़ ने निगल लिया है। तो ये जो नेपाल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये नुकसान अभी वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन लोगों की जो मिनिमम ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें पूरे करने के लिए सारे सरकारों ने, सारे जनता ने, सारे समाज सेवी संस्थाओं ने आगे आना चाहिए, और
नेपाल सरकार के राहत कोष को जितनी भी मदद करनी उसको पॉसिबल है वो करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपका जो इंडिया का लोग हैं, भारत का लोग, वो लोग भी देख रहे हैं हमको, तो उन लोगों का क्या कहना चाहते हैं? मतलब हमारे थोड़े थोड़े हेल्प करने के लिए जो नेपाल सरकार ने स्कैन भी रखा है, इसके विषय में थोड़े हेल्प के लिए कुछ बोल दीजिए। देखो, नेपाल और भारत हमेशा दो भाई जैसे रहे हैं। हमारा रिश्ता आज का नहीं है, ये शतकों सालों से हमारा रिश्ता बना रहा है। हम जरूर अलग देश हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक है, हमारी सभ्यता एक है और हमारा भाईचारा एक है। तो नेपाल में जो भी कुछ होता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमेशा इंडिया पे होता है, क्योंकि गंडक हो, कोसी हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, ये सब नदियों का पानी हिमालय से आता है। तो हिमालय में जो जो बाढ़ आती है इसका सबका इफेक्ट डायरेक्ट बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में होता है। तो हिमालय में जो भी घटना घटती है इसका डायरेक्ट इफेक्ट जैसा नेपाल पे होता है वैसा ही भारत पे होता है। तो भविष्य में ऐसी अगर कुछ घटना घटती है तो उसके बारे में सिर्फ नेपाल में सतर्कता बरतनी चाहिए ऐसा ही नहीं है, भारत ने भी उतना ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 2000 किलोमीटर का जो हिमालय है वो दोनों देशों का प्रहरी है और वो हिमालय की अखंडता, हिमालय की ये जो नेचुरल ब्यूटी है, वो पर्यावरण है, वो ये दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं तो इस समय कहूँगा कि ये संकट सिर्फ नेपाल पे आया नहीं है, ये संकट कल भारत पे भी आ सकता है, क्योंकि ये नदियों की बाढ़ अगर यूपी, बिहार, उत्तराखंड में आ गई तो आज नेपाल में जो हुआ है वही ये तीनों राज्यों में हो सकता है। इसीलिए भारत और नेपाल ने मिलके हिमालय का रक्षण करना चाहिए। हिमालय की ब्यूटी, हिमालय का पर्यावरण, ये संवर्धन करने के लिए ये दोनों देश ने एक आने की बहुत बहुत ज़रूरत है। यहाँ तो मतलब मैंने तो पहले जैसे कहा कि लोगों की जैसी मदद करनी चाहिए, ये दोनों देशों ने कोई तो महत्वपूर्ण योजना बनानी होगी ताकि भविष्य में ऐसी बाढ़ ना आए, भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और हमारा बहुत लोग देख रहे हैं आपको, नेपाली लोग, दाजुभाई, दीदी बहनी सब देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं अंतिम में? मैं इस संकट की घड़ी में नेपाली भाई बहन से यही कहूँगा कि नेपाल एक ऐसा देश है जो किसी भी संकट में किसी के भी सामने झुका नहीं है। नेपाल को किसी ने भी जीता नहीं है, नेपाल हमेशा अजय रहा है। तो नेपाली भाई बहन से मैं यही कहूँगा कि ऐसी संकट के घड़ी में भी धीरज रखो, धीरज मत खो। जरूर आपका नुकसान हुआ है, आपके नज़दीकी लोग चले गए हैं, लेकिन ये संकट के घड़ी में भी आप सबके साथ रहे, देश के साथ रहे और ये संकट जल्दी दूर हो जाएगा और आपको फिर से पुनः अच्छा नेपाल, जो सरकार भी आपकी मदद कर रही है, ये सबके लिए मुझे लगता है इस धीरज रखना, सबको एक दूसरे को मदद करना, ये सब आज की ज़रूरत है। धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ भारतमा रहेर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनु भएको वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी प्रभाकर ढकेसरसँग, र उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईहरू जहाँ जस्तो जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि तपाईहरू जुन बाढी गएको ठाउँतिर हुनुहुन्छ भने अझै पनि सुरक्षित रहनुहोला, किनकि भन्न सकिँदैन कुन बेला के हुन्छ भनेर। सबैजना सतर्क रहनुहोला भन्न चाहन्छु। र एक गरी सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ, देश विदेशबाट सबैले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। दुखी पीडितहरूलाई चाहिँ राहत मिल्नेछ भन्ने एउटा आशा बोकेका छौँ। बाढीमा परेर मृत्यु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। गोवा नेपाली टिभी सब परिवार, धन्यवाद।